नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तराखंड में भारी बारिश आफत बन गई है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से यात्रा खतरनाक हो गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग शिनका के पास एक बार फिर से मलबा आ गया, जिस वजह से मार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया। आपको बता दें, देर रात हुई भारी बारिश के चलते जिले में लगभग आधे दर्जन से अधिक सड़कें बंद हैं। सड़क पर मलबा पड़े होने की वजह से गाड़ियों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। वहीं प्रशासन की ओर से यात्रा को एक बार फिर से सुचारू करने के लिए काम पर किए जा रहे हैं। एनएच की ओर से दोनों तरफ जेसीबी मशीन लगाई गई हैं और सड़क को सुचारू करने के लिए मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से छिनका के पास ही मलबा गिरा। ये बद्रीनाथ का तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चमोली से तस्वीरें हैं और मलबा हटाने का काम लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जेसीबी मशीन लगाई गई है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ही ये मलबा गिरा है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। एक बार फिर से लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छिनका के पास ये मलबा गिरा है और मलबा गिरने के बाद ये देखा जा रहा है यातायात प्रभावित हो गया। मलबा हटाने का काम जारी है। तो जो लोग बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, श्रद्धालुओं को एक बार फिर से यातायात में परेशानियां हो रही हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी, देखिए किस प्रकार से ये मलबा गिरा। अचानक से ये लैंडस्लाइड हुआ है और देखा जा रहा है कि जिसकी वजह से तमाम तरह की परेशानियां इलाके में देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन इस पूरे घटना पर नजर बनाए हुए है। लगातार जेसीबी की मशीनें लगी हुई हैं और मलबे को हटाया जा रहा है। तो छिनका के पास ये मलबा गिरा है। आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल जुट चुके हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसकी चर्चा चारों ओर देखी जा रही है। दरअसल उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि कुछ दिनों में 2024 की चुनावी जीत और भविष्य की कांग्रेस को खड़ा करने वाली कमेटियों का गठन होगा। देश के सब महत्वपूर्ण नेता दिल्ली में हैं, मैं उत्तराखंड की सड़कों पर हूं। स्थिति स्पष्ट है, मेरी सक्रियता पर सवाल ना करें। जिंदा रहने और पार्टी दोनों के लिए मैं बोलता हूं या भागता रहता हूं। इसलिए तो मेरे पीछे कुछ बीजेपी के सहयोगी लगे हुए हैं। एकजुट रहें, मुझको लेकर मन की शंकाएं दूर करें। तो फेसबुक पर पोस्ट किया है पूर्व सीएम उत्तराखंड के हरीश रावत ने। मैं उत्तराखंड की सड़कों पर हूं, जिस प्रकार से हरदा का कहना है, मेरी सक्रियता पर सवाल ना करें। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतूरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभय, जिस प्रकार से देखा जाए हरीश रावत ने फेसबुक पर पोस्ट किया, उसके तमाम मायने राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी मिल रही है? अबे, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी। अबे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हरीश रावत जो पूर्व सीएम उत्तराखंड के, उन्होंने फेसबुक पर एक ट्वीट किया है जिसको लेकर सियासत काफी देखी जा रही है और इसके तमाम मायने लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ निकल कर आ रहा है राजनीतिक गलियारों से? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की सियासत की हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खांटी नेताओं में से जिन्हें उत्तराखंड की हर चीज का पता है और राजनीति के हर नस्ल यहाँ पर जानता है। तो ऐसे में उन्होंने जो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट यहाँ पर की है, उस सोशल मीडिया की पोस्ट के बाद उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर यहाँ पर उबाल आ गया है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई इस बात की यहाँ पर चर्चा कर रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किन नेताओं की बात यहाँ पर कर रहे हैं, किस सक्रियता के लेकर वो यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सक्रियता को लेकर पहले भी कई बार ये कह सकते हैं कि विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो काफी आशंकित यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हरीश रावत अपना भ्रमण कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं, नेताओं के बीच, जनता के बीच जाने का वो काम करते हैं, तो ऐसे में हरीश रावत को लेकर लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों यहाँ पर आशंकित रहते हैं। लेकिन
सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से सवाल खड़े किए जाने के बाद ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में इस समय चिंताओं का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी सक्रियता को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे वो सक्रियता बल्कि उनकी सही है यहाँ पर वो लगातार उत्तराखंड के जनहित के मुद्दे उसे उठाने का काम यहाँ पर कर रहे थे। ये समझा जा सकता है कि भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं को लेकर ये जो उनका जो सोशल मीडिया की पोस्ट है वो यहाँ पर चिंताजनक बनी हुई है और उसकी चर्चा यहाँ पर ज्यादा होने लगी है, क्योंकि कांग्रेस में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अलग अलग गुटबाजी यहाँ पर है वह कांग्रेस के गुटबाजियों में ये कह सकते हैं कि ज्यादातर नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को यहाँ पर कोसते हुए नजर आते हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी देते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उन सभी के लिए एक पलटवार करने का मौका यहाँ पर था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन सभी पर यहाँ पर अपना करारा तमाचा यहाँ पर मारा, उन सभी को लेकर सवाल खड़े करते हैं कि वो जिस प्रकार से राज्य की सड़कों पर जिस समय चलने का काम कर रहे हैं, जनता को जोड़ने का काम करें, तो आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या नगर पंचायत नगर निगम के चुनाव और हरीश रावत एक बार फिर राज्य का विपक्ष की तरफ से बड़ा चेहरा बनकर यहाँ पर उभरेंगे। जी अभय, जिस प्रकार से देखा जाए आपका कहना है कि बिल्कुल ठीक कि गुटबाजी देखी जा रही है कांग्रेस में और इनका ये ट्वीट हरीश रावत का कांग्रेस में ही तमाम तरह की खलबली मचा रहा है। बीजेपी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई उनके इस ट्वीट पर? देखो, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि हरीश रावत राज्य के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, पुराने नेता है और उन्हें उस चीज का अनुभव है कि मीडिया में किस प्रकार से सुर्खियां यहाँ पर बना जाता है, इसीलिए उनकी तरफ से समय समय पर इस तरह के जो सोशल मीडिया पोस्ट होती है वो यहाँ पर की जाती है ताकि मीडिया उनका अटेंशन यहाँ पर ले सके, उनके पास जाकर उनकी बयानबाजी जो उनके जो बयान है उनको रिकॉर्ड करने का काम यहाँ पर कर सके, ताकि वो हरीश रावत उसके बाद एक बार फिर अपने आप को बड़े नेता के रूप में सबके सामने प्रेजेंट यहाँ पर कर सके। तो ये कहा जा सकता है कि विपक्ष से ज्यादा जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इस बात से यहाँ पर बेफिक्र नजर आ रहे हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री ने ये पोस्ट यहाँ पर की है, सोशल मीडिया पोस्ट की है, वो सत्ता पक्ष के लिए कम बल्कि विपक्ष के लिए ही ज्यादा टेंशन देने वाली पोस्ट कही जा सकती है। जी अब बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इस ट्वीट को अलग अलग मायने लगाए जा रहे हैं और क्या इसका मायने लगाया जाए अगर इस प्रकार का ट्वीट निकल कर आता है। एक पूर्व सीएम हरीश रावत ने जिस प्रकार पर फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है, तो क्या मायने लगाया जाए आने वाले जो इलेक्शन है उसको देखते हुए? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, विकास से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन सभी को उठाते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस प्रकार से सड़कों पर बैठने का काम कर रहे हैं, सड़क पर बैठकर अपनी फोटो वो पोस्ट यहाँ पर करें, तो सीधे तौर पर इस बात को लेकर उसका इशारा है कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव की बिसात यहाँ पर बिछेगी, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सियासी दल अपने आप को यहाँ पर पूरी तरीके से झोंकते हुए नजर आएंगे, तब हरीश रावत इन सब चीजों को उजागर करने का काम करेंगे कि किस प्रकार से राज्य की हर सड़क हर गली से गुजरने का काम करते हैं और आम जनता को कैसे विकास के प्रति जागरूक करने का काम यहाँ पर करें कि जो इस समय सत्ताधारी दल है वो किस प्रकार से विकास के कार्यों में आम जनता की अनदेखी यहाँ पर कर रहे हैं। ये समझा जा सकता है कि निशाना 2024 का है, लेकिन सवाल ये अपने पार्टी के नेताओं से भी कर रहे हैं कि कम से कम उनकी उम्र को लेकर, उनके बयानबाजी को लेकर वो आतंकित यहाँ पर ना रहे, बल्कि उनकी जो सक्रियता उस सक्रियता में वो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि कांग्रेस मजबूत दल के रूप में यहाँ पर उभर सके। जी अब इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है, जितना मैं समझ रहा हूं, कि हरीश रावत बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं और उत्तराखंड के सीएम रह चुके वरिष्ठ नेता है वहां के, और उनको राजनीति को बहुत अच्छे से समझ में आता है। 2024 के इलेक्शन है लोकसभा को, तो देखते हुए जिस प्रकार से हरीश रावत का ट्वीट है, तो ये क्या माना जाए कांग्रेस में जिस प्रकार से अंदर की खलबली है, या वो अपनी कुछ इंपॉर्टेंस को दिखाना चाहते हों? जिस प्रकार से देखा जाता है कि वो हरिद्वार बैठ जाते हैं, वहां पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, अपनी बात को सड़क पर ही युवा करने लगते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। तो इस प्रकार से हरीश रावत का करना, चाहे वो फेसबुक पर ये पोस्ट आया हो, कभी प्रोटेस्ट करना, या अलग अलग समय पर अलग अलग अंदाज से अपनी बातों को रखना, तो इसका क्या एक मायने लगाए जाए 2024 के इलेक्शन को देख के? क्या हरीश रावत अंदर चल रही गुटबाजी से खुश नहीं है? क्या अपना कद इससे बड़ा करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं वो एक्टिव है काफी? जी बिल्कुल, इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पोस्ट करना, लगातार जनता के बीच में भ्रमण कार्यक्रम अपने साबित करना,
इस बात का प्रमाण है कि हरीश रावत अब भी चुनाव के लिए तैयार है और जो पार्टी मजबूत उम्मीदवार यहाँ पर तलाश कर रही है उस पार्टी की उस उम्मीद पर वो खड़े उतरने का काम करते हैं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार से मजबूत यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि प्रदेश की जो नई कार्यकारिणी बनी है, जिसे 1 साल का समय यहाँ पर गुजरा है, उस पर नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन अभी तक नहीं हो पाया। तो ऐसे में उस कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है, कैसे जनता के बीच में कांग्रेस की बात को पहुंचाया जा सकता है, कांग्रेस के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जनता को कैसे लामबंद किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भली भांति परिचित है और इसीलिए लगातार अपनी सक्रियता यहाँ पर कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में भले ही पार्टी के भीतर कुछ भी जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में जितने भी स्कूल जर्जर स्थिति में हैं और जिन स्कूलों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन तमाम स्कूलों के लिए बजट की व्यवस्था के निर्देश पहले ही किए जा चुके हैं। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों और सीईओ को इन स्कूलों की मरम्मत के आदेश भी दिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि विभाग में बजट की कोई भी कमी नहीं है और अगर ऐसा कोई भी स्कूल का संज्ञान सामने आता है तो उसको जल्द ही सही करवाया जाएगा। किताबों के विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी स्कूल में किताबें मुहैया करवा रहे हैं। आज देश दुनिया में ईद उल अज़हा का पर्व मनाया जा रहा है। ईद उल अज़हा के दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है और यही वजह है कि इसे बकरीद भी कहा जाता है। इसी क्रम में हरिद्वार में भी ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया। बादराबाद क्षेत्र में ईद की नमाज के दौरान मस्जिद के इमाम, मौलवी और उलेमाओं ने आपसी भाईचारे और प्रेम भाव से ईद मनाने की नसीहत दी है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू ने सचिवालय प्रदेश में बनाई जा रही तमाम प्रकार की पार्किंग्स की प्रगति की समीक्षा की है। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पार्किंग निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि पर्यटन प्रदेश होने की वजह से और लगातार पर्यटन गतिविधियों के बढ़ने से पर्यटकों की संख्या में तेजी से उछाल आया है। इससे प्रदेश के पर्वतीय पर्यटक स्थलों में पार्किंग की समस्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों में आवश्यकता के अनुरूप छोटी छोटी और ज्यादा संख्या में पार्किंग्स बनाई जानी चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने आने वाले श्रावण मास में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां कांवड़ यात्रा के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा की संपूर्ण तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आपको बता दें, इस यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक भी की गई थी, जिसमें सभी विभागों ने प्रतिभाग किया और सभी विभाग इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि तमाम वर्षों की भांति इस बार भी कांवड़ यात्रा सभी के लिए सफल और साबित होगी और कांवड़ यात्रा में जो भी व्यवस्था होनी है उसे जल्दी सभी जिलों में तैयारियां पूरी चल रही है, जल्दी उसको पूरा किया जाएगा। लक्सर में ऑपरेशन मर्यादा और नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जहां पुलिस ने बाहरी और संदिग्ध व्यक्ति सत्यापन अभियान के तहत कड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पुलिस ने 3 अभियान में 100 से अधिक संदिग्ध और बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। तो वही तमाम लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड से बाहर के रहने वाले हैं और जो अपनी पहचान छुपाकर लक्सर और उसके आसपास के इलाकों में इल्गित तरीके से रह रहे हैं। तो वहीं इनमें अधिकांश लोग क्षेत्र के छोटे मोटे कारोबार भी हैं। नैनीताल के लोअर पीसीएस के पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, जहां हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग के लोअर पीसीएस के 190 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। आपको बता दें, आयोग राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी। तो वहीं वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। अगस्त 2021 में लोअर पीसीएस के पदों के लिए उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से
विज्ञप्ति जारी की गई थी। तो आपको बता दें, यूके पीएससी की ओर लोअर पीसीएस पर रोक लगा दी गई। हाईकोर्ट ने 190 पदों की भर्ती पर रोक लगाई है। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा कार्यालय कक्ष में लोक निर्माण विभाग द्वारा ऋषिकेश श्यामपुर फाटक पर लगने वाले जाम से निजात को नेपाली फार्म से खारा स्रोत तक किए जा रहे सड़क निर्माण के कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्यामपुर फाटक पर आए दिन ट्रेनों के आवागमन के साथ जाम की स्थिति बनी रहती है और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने पर यहां की स्थिति और अधिक विकट होगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस श्यामपुर फाटक प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारंभ करने में तेजी लाई जाए। देहरादून के पुरकुल गांव में बन सैन्य धाम में रास्ते के विवाद को सुलझा लिया गया है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जिलाधिकारी, जिला प्रशासन के अन्य विभागों से संबंधित अधिकारियों और भूमि स्वामियों के साथ बातचीत कर इस विवाद को सुलझाने का काम किया है, जिससे अब सैन्य धाम के निर्माण कार्य में और तेजी लाएगी और समय रहते हुए सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। G20 सम्मेलन में भाग लेने आए विदेशी मेहमान ने बुधवार को त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गंगा आरती में शामिल हुए। सीएम ने गंगा जी की आरती कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आपको बता दें, नरेंद्रनगर में 26 जून से 28 जून तक G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। इस दौरान G20 देशों के प्रतिनिधियों ने राजाजी टाइगर रिजर्व अंतर्गत गौहरी रेंज के 84 कुटिया बीटल्स आश्रम भी पहुंचे हैं। तो आपको बता दें, G20 में जितने मेहमान आए थे, ऋषिकेश में उन्होंने गंगा आरती हुई और इसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत, उत्तराखंड के सीएम माफ कीजिएगा पुष्कर सिंह धामी और साथ में रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद हैं और बीजेपी के सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक और सभी ये जो अतिथि आए विदेशी मेहमान, उन्होंने त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती की और गंगा मां का आशीर्वाद लिया। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही आज देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पर्व को शांतिपूर्ण मनाए जाने को लेकर कर्णप्रयाग पुलिस चौकस है और इस दौरान कर्णप्रयाग क्षेत्र में जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस उपाधीक्षक अमित सैनी ने लोगों से आपसी तो सीधी आपको ले चलते बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। संबित पात्रा मणिपुर घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। कॉन्स्ट्रेंट में है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है। मीडिया वहां सच नहीं दिखाता है। जो परिस्थिति मीडिया हिंदुस्तान की दिखा रही है वो हकीकत नहीं है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र डेंजर में है और लोकतंत्र समाप्ति की ओर है। यह संदेश विश्व के एक बड़े प्लेटफॉर्म में खड़े होकर राहुल गांधी पूरे विश्व को देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। वैसे तो लोग जानते हैं, विश्व भर में लोग जानते हैं राहुल गांधी क्या है, कितना विश्वास करना है, कितना विश्वास नहीं करना है। मगर एक पल के लिए जरा आंख बंद करके सोचिए, जिस पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान के विषय में यह सब कहने से कतराया है, हिम्मत नहीं करता है पाकिस्तान ग्लोबल फोरम में खड़े होकर यह कहे कि इंडिया की जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया की मीडिया बिकी हुई मीडिया है।
वो राहुल गांधी जाके आज वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में इंडिया को इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं। और ठीक दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के मैं स्लाइड्स को देख रहा था, प्रेजेंटेशन के स्लाइड को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 मिनट की देरी इसलिए हुई क्योंकि मैं 1 घंटे के राहुल गांधी के भाषण को अक्षरशः सुन के आया। वो कहते हैं कि चीन एक अलग किस्म का देश है, चीन सद्भावना चाहता है, चीन जो डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो हार्मोनी, कोट अनकोट, क्योंकि अंग्रेजी में उनका भाषण था, दे वांट हार्मनी, वो हार्मनी चाहती है। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि क्या चीन एक राष्ट्र है, इज चाइना अ नेशन? तो किसी ने उन्हें चाइना एक नेशन क्यों है वो समझाया कि चाइना में येलो रिवर है और येलो रिवर ही चाइना को एक नेशन के रूप में बांधती है। जब चाइना येलो रिवर के उफान को कंट्रोल कर लेती है तो चाइना महान बन जाती है और चाइना एक राष्ट्र बन जाता है। राहुल गांधी ने येलो रिवर देखा, ठीक बात है, मगर राहुल गांधी जी को इतने बड़े यात्रा करने के बाद गंगा नहीं दिखी। राहुल गांधी जी गंगा नहीं देख पाए और हिंदुस्तान एक राष्ट्र है ये वो मानते नहीं है। वो वहां भी जाके कह रहे थे कि एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है, इंडिया इज एन एग्रीमेंट। चाइना हार्मनी चाहती है, वहां नेशनलिज्म है क्योंकि वहां येलो रिवर है, गंगा उन्हें दिखा नहीं क्योंकि देखने की कोशिश नहीं की। मुझे आश्चर्य है, राहुल गांधी विदेश की भूमि में जाकर कहते हैं कि हम ऑपोजिशन के लीडर हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। वो वहां कहते हैं कि हमारे टेलीफोन के अंदर पेगासस छोड़ दिया गया है और केवल मेरे ही नहीं, विपक्ष के तमाम जो लीडरान हैं उन सब के मोबाइल फोन के अंदर पेगासस था और उन्हें इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर राहुल गांधी जी के मोबाइल में पेगासस छोड़कर उनकी बातों को सुन रहे थे, उन्हीं इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने राहुल गांधी को फोन करके कहा, अरे यहां वहां की बात मत करना, ये जो आप लेन देन की बातें करते हो ना वो सब रिकॉर्डिंग हो रही है क्योंकि हमने तुम्हारे में पेगासस लगा दिया है। राहुल जी, ये पेगासस लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बैठाई, जांच कमेटी ने कहा आप अपने अपने मोबाइल दीजिए, हम जांच करके देखते हैं उसमें पेगासस है कि क्या है। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया अपना मोबाइल? आपने ना आपने अपना मोबाइल जांच करने के लिए दिया, ना किसी ने आपके पार्टी में से अपने मोबाइल को जांच करने के लिए दिया, और जाके कैम्ब्रिज में कह रहे हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर पेगासस है, हमारे मोबाइल में जासूसी हो रही है। राहुल जी, जासूसी कैसे होती थी और सरकारें जासूसी कैसे कराती थी, मैं उसका उदाहरण देता हूं। यूपीए 2 के अंदर याद करिए, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, बाद में जो महामहिम राष्ट्रपति बने, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी कह रहे थे मेरे कमरे को बग कराया है कांग्रेस पार्टी के एक बड़े मंत्री ने, चिदम्बरम साहब ने। सोनिया गांधी जी के कहने पर मेरे कमरे को बग कराया गया है और मैं जो बातें करता हूं वो सारी बातें सोनिया जी सुन लेती। ये तो आप अपने घर के अंदर कर रहे थे। 9000 फोन टैप होता था, यह तो आपने आरटीआई में रिप्लाई दिया है कि यूपीए 2 के कार्यकाल में 9000 फोन टैप होते थे और बाद में यह संख्या बढ़ के 1 लाख फोन और रोज 500 ईमेल पढ़े जाते थे जासूसी करके। ये तो आपने आरटीआई के माध्यम से और पब्लिक फोरम में मौजूद है। और तो और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए बड़े स्पष्ट रूप से कहा था, हां, देश की सुरक्षा के लिए हम फोन टेपिंग कराते हैं। आप फोन टेपिंग कराते थे, आप ईमेल चोरी चोरी चुपके चुपके पढ़ते थे, आप अपने मंत्रियों की बातों को सुनते थे, उनके कमरों को बग कराते थे और यहां जांच होने के बावजूद अपने मोबाइल फोन को आपने सबमिट भी नहीं किया और जाके विदेश के भूमि में कहते हैं कि हमारे देश में खतरा है, हमारे देश में फोन टेपिंग होती है,
हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है। और मुझे दुख इस बात का है, जो लोग वहां ऑडियंस में बैठे थे कैम्ब्रिज में, उनमें से हमारे किसी सम्मानित सिख बंधु की तरफ हाथ करते हुए कहा उन्होंने कि आप तो सिख हैं, कि आप हिंदुस्तानी हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं हिंदुस्तान से हूं। फिर उन्होंने पूछा क्या आप मुस्लिम हैं? उन्होंने कहा हाँ। क्या आप हिंदुस्तान से? कहा हाँ। फिर कहते हैं कि हिंदुस्तान में सिख, ईसाई और मुसलमान जो हैं वो तो सेकंड क्लास सिटीजन है, वो तो दुयम दर्जे के नागरिक हैं। आप सोच के देखिए, हिंदुस्तान को डैमेज करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय द फैब्रिक ऑफ इंडिया, राहुल गांधी और गांधी परिवार किस कद तक नीचे गिर सकता है, कहां तक ये जा सकते हैं। मुझे आज सोचने के लिए मजबूर किया है वो 1 घंटे के स्पीच ने राहुल गांधी का। इज मिस्टर गांधी एक्टिंग एज ए एजेंट? हिंदुस्तान को नीचे गिराने के लिए अगर कोई एजेंसी काम कर रही है, उस एजेंसी के एजेंट के रूप में कहीं राहुल गांधी ऑन पेरोल काम तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये जो सवाल मैंने पूछे हैं ये गंभीर है और ये सवाल खत्म नहीं हुए। वो कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं एक डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, दे हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट इन इंडिया। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स टूट गए हैं। और कौन से वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स है विच हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट इन इंडिया? पार्लियामेंट। उन्होंने कहा है, अंग्रेजी में कहा है, पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग। इंडिपेंडेंट मीडिया हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। आप लोग बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं। डू यू एग्जिस्ट और डोंट यू एग्जिस्ट? प्लीज आस्क योरसेल्फ। आप अपने आप से पूछिए कि ये जो मीडिया मेरे सामने बैठी हुई है ये एग्जिस्ट करती है या ये बिकी हुई है? आप अपने आप से पूछिए कि इंडिपेंडेंट मीडिया हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट और जुडिशियरी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। जब राफेल के ऊपर, जब पेगासस के ऊपर यही जुडिशियरी कमिटी बनाए, जांच आदेश करे, तो जुडिशियरी का बल्ले बल्ले, जुडिशियरी बड़ी अच्छी है। तो देखा आपने, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और तमाम आरोप राहुल गांधी पर लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस प्रकार से जाके विदेशी जमीन पर भारत की बात करते हैं, ये भारत की कहीं ना कहीं छवि को धूमिल करते हैं। तमाम सवाल राहुल गांधी पर उठाए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।